शेख साहब, क्या आपको ये नहीं लगता कि आप लफ्जी बौछार कर रहे हैं? दिल्ली में आपका क्या हाल हुआ? राहुल जी ने कहा कि इस बार हम गुजरात में मोदी जी को हराएंगे, तो मोदी जी डर गए। फिर गुजरात में जाकर जब कांग्रेस ने राहुल जी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, उसको जारी किया, तो मोदी जी और बौखलाए। फिर जब दूसरा तीसरा उनका दौरा वहां रहा और भीड़ देखी, लीडरशिप के अंदर जुनून देखा, तो इन्होंने एजेंसी से पता कराया होगा कि भाई बताओ, तो एजेंसीज ने बता दिया होगा कि किला तो ध्वस्त होगा, तो मोदी जी कुछ करिए। इस तरह की सरकार देश की एजेंसीज का दुरुपयोग करके तो कोई भी बना सकता है। आपके हाथ में ईडी दें और फिर कहेंगे कि जितनी भी सियासी जमातें हैं सबके बंदों को आप गिरफ्तार कर लीजिए। 39% जो वोट शेयर है वो बीजेपी का, 38% हमारा है। 1% ऊपर नीचे होने की वजह से सरकार हमारी नहीं बन पाई। नहीं तो कल आने वाले वक्त में हमारी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में हमारा संगठन जबरदस्ती एजेंसीज के दुरुपयोग से और वो जो नेता इधर से उधर से इधर ईडी के सारे लेकर चले जी को आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ईमानदार होने की। मुल्क भर में और पूरे विश्व में उनको ईमानदारी से ही जाना जाता है। उनके परिवार ने अगर घोटाले किए होते ना, तब तो हिंदुस्तान इतना मजबूत नहीं होता आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज की मुलाकात में हमारे साथ रहेंगे शेख जफरुल्लाह, जो डीडीसी भी हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैंडेट पे इंदरवाल से इलेक्शन भी लड़े थे। काफ़ी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, काफ़ी देर के बाद हम मिल रहे हैं और वक्त देने का। आपका भी शुक्रिया। शेख साहब, शुरुआत करते हैं हम। अभी 2 दिन पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से खमागीर एहतजाज किया गया। क्या जरूरत पड़ी वो एहतजाज करने? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बौखलाहट है। जिस तरह से ये ईडी का दुरुपयोग करते हैं, तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं मुल्क की, वो मुल्क की दिफा करने के लिए बनाई गई है, न कि किसी को मुल्क के किसी कदावर लीडर को, ईमानदार लीडर को टारगेट करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि पिछले 10 सालों से हमने इन एजेंसीज का दुरुपयोग होते हुए देखा। राहुल गांधी जी के बारे में सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, पूरे विश्व में उसको जानते हैं। ऑक्सफोर्ड में लेक्चर दे रहे हैं वो उसको दुनिया बुलाती है, आप हमें लेक्चर दें, आपसे हम सीखेंगे, आपसे हम कुछ न कुछ ज्ञान हासिल करेंगे। उन्हीं राहुल गांधी जी को आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ईमानदार होने की। मुल्क भर में और पूरे विश्व में उनको ईमानदारी से ही जाना जाता है। उनके परिवार ने अगर घोटाले किए होते ना, तब तो हिंदुस्तान इतना मजबूत नहीं होता आज। तब तो हिंदुस्तान के इतने लोग नौकरियां हासिल नहीं किए होते। उन्होंने नौकरियां दी हिंदुस्तान को, उन्होंने मजबूत फौज खड़ा कर दी हिंदुस्तान की, एक मजबूत रेलवे खड़ा किया यहां पर एक हिंदुस्तान में। लेकिन आज आप जैसे ही वो मोदी जी के किले में घुस गए, गुजरात में चले गए। हालांकि वो जो गुजरात है वो मोदी जी का गुजरात नहीं है, आप गांधी का गुजरात है। आपके कहने का ये मतलब है कि गुजरात में आपको सफलता मिलनी या उनका वहां इंटर होना भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखें, आप क्या, राहुल जी ने कहा कि इस बार हम गुजरात में मोदी जी को हराएंगे, तो मोदी जी डर गए। फिर गुजरात में जाकर जब कांग्रेस ने राहुल जी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, उसको जारी किया, तो मोदी जी और बौखलाए। फिर जब दूसरा तीसरा उनका दौरा वहां रहा और भीड़ देखी, लीडरशिप के अंदर जुनून देखा, तो इन्होंने एजेंसी से पता कराया होगा कि भाई बताओ, तो एजेंसीज ने बता दिया होगा कि किला तो ध्वस्त होगा, तो मोदी जी कुछ करिए। वरना आपका जो गुजरात मॉडल करते आए हैं, वही किला आपका ध्वस्त होगा और फतेह कर जाएगा राहुल गांधी। तो फिर आपका पूरे देश में नाम खत्म हो जाएगा। इस डर की वजह से चलो भाई ईडी भेज दी। शेख साहब, क्या आपको ये नहीं लगता कि आप लफ्जी बौछार कर रहे हैं? दिल्ली में आपका क्या हाल हुआ? आपको क्या लगता है कि बीजेपी ऐसे ही इतना ही खुद ही मजबूत? वक्त लगता है चीजों को होने में। कभी कभार सियासत में ऊंच नीच आती है, उतार चढ़ाव आता है। तो आप ये भी तो कहिए ना कि मोदी जी ने कितने साल पहले नारा लगाया कि कांग्रेस मुक्त भारत। जब एक पार्टी तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग करके, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी, 44 एमएलए, हमारी आप देखिए महाराष्ट्र में, इस तरह की सरकार देश की एजेंसीज का दुरुपयोग करके तो कोई भी बना सकता है।
आपके हाथ में ईडी दें और फिर कहेंगे कि जितनी भी सियासी जमातें हैं सबके बंदों को आप गिरफ्तार कर लीजिए, आपके साथ ज्वाइन करते हैं उनको छोड़ दीजिए। ऐसे तो कोई भी हुकूमत बना सकता है, ऐसे में तो कोई भी ताकतवर हो सकता है। लेकिन फिर भी 4 स्टेट्स में आज भी कांग्रेस की सरकार है। ये तो हरियाणा में हम थोड़े से मार्जिन से पीछे रह गए। 39% जो वोट शेयर है वो बीजेपी का, 38% हमारा है। 1% ऊपर नीचे होने की वजह से सरकार हमारी नहीं। राजस्थान में क्या हुआ आप आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में हमारी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में हमारा संगठन जबरदस्ती एजेंसीज के दुरुपयोग से और वो जो नेता इधर से उधर उधर से इधर ईडी के सारे लेकर उस वजह से वक्ती तौर पर जिन लोगों को कांग्रेस ने बनाया था, अब अगर उनको ईडी और बाकी एजेंसीज के दुरुपयोग से इधर उधर से खरीदा जाता है या डराया जाता है और बीजेपी में शामिल कराया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस आएगी, लौट कर आएगी, मुल्क को बनाने के लिए आएगी, नफरतों को खत्म करने के लिए आएगी और हम अपने सिद्धांतों पर आएंगे, अपने उसूलों पर आएंगे। देश को जोड़ने वाले सिद्धांत जो कांग्रेस को मिले हैं विरासत में, उन सिद्धांतों पर हम यहां पर फिर से हुकूमत बनाएंगे। राहुल जी का तो साफ मैसेज है कि हमने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं अपनानी है जिसमें मुल्क का बंटवारा हो, जिसमें मुल्क की नफरतें बढ़ेंगी। हम देर से ही मिनिस्टर बने, हम देर से हुकूमत में आए, लेकिन अपने सिद्धांतों पर, अपने उसूलों पर, और उन उसूलों पर हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं। शेख साहब, क्या लगता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जैसे आपने ये दावा किया कि कांग्रेस आएगी, माजी में जो गलतियां की थी आपने, क्या उनसे कुछ सीख मिली है, उनसे कुछ सीखा है? गलतियों से तो सीखना पड़ता भी है। सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें सीखने को होती। पॉलिटिक्स में आप हर दिन स्टूडेंट होते हैं, कोई यहां पर 100% सब चीजों का नॉलेज नहीं रखता है। ये वक्त उतार चढ़ाव होता है। एक वक्त अमित शाह साहब जेल में थे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं। किसने सोचा था? एक वक्त बीजेपी की 89 में इनकी 2 सीट्स थी पार्लियामेंट में, आज इनकी फिर इनकी 300 साढ़े 300 सीट्स आ गई, फिर 303 आ गई, फिर इनके 240 आ गए। यही तो खूबसूरती है जमहूरियत। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती। यहाँ लोग ताकतवर होते हैं, यहाँ अमित शाह साहब ताकतवर नहीं है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनके जेजेएम जैसे स्कैम बाहर निकल कर आए और ये जेल चले जाएं बीजेपी के लोग। इसमें कौन सी भाई, जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी उसको कुर्सी पर बिठाएगी, जिसको चाहेगी उसको नीचे फेंक देगी। स्मृति ईरानी अपने आप को बड़ा तिस्मार खान समझती थी, एजुकेशन मिनिस्टर, मोदी जी की राइट हैंड, आज कहां पर है वो? कोई पूछने वाला नहीं है। सुनने में आया वो फिर सीरियल में जा रही है वापस, क्योंकि अब गुजारा नहीं हो पा रहा है, कहीं प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है उसको। तो ये चीजें जो है सब जनता तय करती है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान मुल्क का मिजाज नहीं है नफरत। ये नफरतों को आपने मीडिया के सहारे, एजेंसीज के सहारे और अलग अलग इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग करके इन नफरतों को आपने थोड़ा पनाह दी और एक बाइफर्केशन हो गई, एक सेगमेंटेशन हो गई, एक डिवीजन हो गया। लेकिन इसी पर तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर वो पैदल चले और हिंदुस्तान के लोगों ने ये समझा कि वाकई में राहुल जी के साथ देखो, राहुल जी जैसा हिंदू, बेहतरीन हिंदू कौन हो सकता है, जो अपने वेदास, अपने ग्रंथ का हवाला देकर कहते हैं कि मेरे किसी भी मजहबी ग्रंथ में नफरत को जगह ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं किसी से नफरत? मेरे ग्रंथ में कहीं लिखा ही नहीं है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ। बीजेपी वाले नफरत कर रहे हैं क्या? नफरत आपको नहीं लगता? वो नफरत की बुनियाद पर ही वही दुकान है उनकी। ये तो प्रोडक्ट है उनकी मार्केट का, बीजेपी वालों की। अगर उनकी मंडी में आप जाएंगे, उनकी मार्केट में आप जाएंगे, आप यहां किसी मार्केट में सपोज कपड़े बेचे जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि यार हम चले जाएंगे ड्रेस लेंगे, तो वहां तो ड्रेस ही मिलेगा ना। आप बीजेपी की मार्केट में चले जाएंगे, वहां नफरत मिलेगी। आप कांग्रेस की मार्केट में चले जाएंगे तो मोहब्बत मिलेगी। हमने मोहब्बत की दुकान खोली, उन्होंने नफरत की दुकान। वक्त लगता है जरूर, जैसे ही लोग नफरत की दुकान में जाकर तंग आ जाएंगे इस नफरत से, वो उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद करेंगे। और ये मिजाज है इंसान का कि वो नफरत में ज्यादा देर तक चल नहीं सकता, जी नहीं सकता, सुकून हासिल नहीं कर सकता। चलिए जी, ये मोहब्बत में आप सुकून भी हासिल करते हैं, तरक्की भी हासिल करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। नफरत के दरवाजे जैसे आपने खोले, इसमें जहन्नम की आग नजर आती है। चलिए जी, ये मरकज लेवल की सियासत की हम बात कर रहे थे, तो हम आते हैं अब जम्मू कश्मीर में जो भी मसाइल है, मामला है, डिस्कस करेंगे। याद रहे कि शेख जफरुल्लाह बोलने में बहुत ज़बरदस्त, और जो इनको सियासी नॉलेज कहें हम, सियासी इल्म हम कहें, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। जफर साहब, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस में एक अहम मकाम आपको मिल सकता है? देखिए, वो तो कांग्रेस की जो हाई कमांड है वो डिसाइड करेगी। हमारा एक संगठन है, हमारी एक बाकायदा एक टीम है, और कांग्रेस ने, लेकिन मुझे
इतनी छोटी उम्र में मैंडेट दिया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे मौका ही तो दिया सर्व करने के लिए लोगों को, और इतनी छोटी उम्र में 33 साल का हूं मैं, और 33 साल में एक युवा को, एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो आता है, उसको मैंडेट मिला, उसको पार्टी की सपोर्ट मिली हाई कमांड की तरफ से और राहुल जी की तरफ से डायरेक्ट मैंडेट आया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आने वाले वक्त में जब भी मुझे एज अ वर्कर किसी भी जगह पर मुझे एज अ सोल्जर मुझे कांग्रेस पार्टी रखती है, मैं काम करना चाहता हूं। अभी इससे आगे जो हमारा ये प्रोग्राम मुसलसल चलता रहेगा, दूसरे पार्ट में देखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें।